हाय गाइस, आइए आज बात करते हैं हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट की। अभी यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखेगा। लगने में तो ये आपको लग सकता है कि ये एक्स स्क्वायर है, बट आप गलती मत करना। ये सिंबल काई स्क्वायर का सिंबल है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि काई स्क्वायर किस परिस्थितियों में यूज करते हैं, क्या इसका थियरी है, क्या इसका बैकग्राउंड है और कैसे इसको एक्सेल में करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ डेटा। पहले डेटा के आप टाइप्स को समझिए। यहाँ पर मैंने एक निमोनिक्स बनाया है जिसको मैंने बोला है नॉयर, उसका मैंने निमोनिक्स नॉयर। अब नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा, ये 4 टाइप के डेटा होते हैं। तो उनका जो फर्स्ट लेटर है उनसे मैंने नॉयर बनाया, ये समझने में आपको आसान रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये दोनों डेटा सेट को डिवाइड किया है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा, नॉन मैट्रिक डेटा। ये नॉन कंटिन्यूस नेचर का होता है। अगर आपका डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल हुआ तभी आप जाकर के काई स्क्वायर टेस्ट यूज करोगे। यस। और अगर आपका डेटा इंटरवल या रेशियो हुआ तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक डाटा। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसे हम यूज करते हैं। अब नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा, इनको क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हैं। तो जब आपका डेटा क्वालिटेटिव नेचर का होता है तो वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ एरो डाला है और ये बोला है कि अगर आपका डेटा नॉमिनल स्केल पे मेजर्ड है या ऑर्डिनल स्केल पे मेजर्ड है तो वहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज ही लगेगा, वहां पर मीन, मीडियन, मोड ये सब नहीं लग सकता है। लेट्स से नॉमिनल डेटा का एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने किसी रेस्पोंडेंट को उसका जेंडर पूछा तो या तो बोलेगा मेल, फीमेल या अदर्स। अब नॉमिनल डेटा क्या है? बेसिकली एक आइडेंटिफायर है, ये एक लेबल है। आप मेल या फीमेल का आप मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसका मीडियन वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। तो नॉमिनल डेटा जस्ट लेबल होता है। उसी तरह ऑर्डिनल डेटा, जब मैं ऑर्डिनल डेटा की बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, रैंक इंपॉर्टेंट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब इंटरवल और रेशियो डेटा ये ऑल टुगेदर डिफरेंट डेटा है। काई स्क्वायर में इसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका डेटा सेट नॉमिनल या ऑर्डिनल हुआ तो ही जाकर के आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे, इतना इस पर ध्यान रखना। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैंपल क्वेश्चनर लिया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। लेट अस सी कि हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर पा रहे हैं NOIR में। ओके, अगर मैं किसी रेस्पोंडेंट को उसका जेंडर पूछूं, मेल, फीमेल, अदर्स, तो मेल, फीमेल ये सब लेबल है, आइडेंटिफायर है। नॉमिनल डेटा में आप ये नहीं बोल सकते कि फीमेल को रैंक 1 दे दो, मेल को रैंक 2 दे दो, रैंक आ ही नहीं सकता। जब आप रैंक दो तो वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या मेल फीमेल को आप फर्स्ट सेकंड ऐसा बोल सकते हो? फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल कम इंपॉर्टेंट है, या मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो ये जो जेंडर है ये आपका नॉमिनल डेटा है। लेट्स से अगर मैं किसी को पूछ लूं कि आप किस सिटी को बिलोंग करते हो, तो कोई बोलेगा मुंबई, कोई बोलेगा दिल्ली, कोई बोलेगा चेन्नई, कोई बोलेगा कोलकाता। अब ये सब आइडेंटिफायर्स है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुंबई इज बेटर देन कोलकाता या अदर दूसरा सिटी किसी और से बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना, जेंडर इज अ नॉमिनल डेटा। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर मैंने रेस्पोंडेंट्स को हाईएस्ट एजुकेशन पूछा है। तो कोई किसी का हाईएस्ट एजुकेशन स्कूल हो सकता है, किसी को डिप्लोमा हो सकता है, किसी का ग्रेजुएट हो सकता है, किसी का पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल CA, CS, लॉयर, ऐसे कोई पोजीशन हो सकता है किसी का। तो अगर आप ये सेकंड डेटा देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले स्कूल आता है, फिर डिप्लोमा आता है, फिर ग्रेजुएट आता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट आता है और बाद में प्रोफेशनल आता है। तो यहाँ पर डेटा को आप रैंक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्कूल को रैंक 0 रैंक 1 दे सकता हूँ, डिप्लोमा को 1, सॉरी स्कूल को 1, डिप्लोमा को 2, ग्रेजुएट को 3, पोस्ट ग्रेजुएट को 4, प्रोफेशनल को 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन में यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो जब डेटा के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। यस। अब तीसरा डेटा देख लीजिए, ऑक्यूपेशन। किसी रेस्पोंडेंट को पूछा जाए उसका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो बोलेगी हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विस, बिजनेस, अनएम्प्लॉयड, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाउसवाइफ बेटर होती है कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड, या सर्विस इंफीरियर होता है बिजनेस से। ये भी अगर हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विस ये सब भी देखो तो ये भी एक आइडेंटिफायर है, लेबल है। यस, आप किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो। हाँ, स्कूल डिप्लोमा में आप हायरार्की डिसाइड कर सकते हो, रैंक दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप रैंक नहीं दे सकते हो। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है ये आपका अगेन नॉमिनल डेटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एज। यहाँ पर मैं रेस्पोंडेंट्स को पूछ रहा हूँ कि अपना एज बताइए इन कंप्लीटेड ईयर्स। तो कोई बताएगा 21 साल, कोई बताएगा 23 साल, कोई बोलेगा 50 साल। यस, तो एज क्या है?
यहाँ पर देखो, जब आप किसी को एज पूछते हो तो एक परफेक्ट नंबर होगा, कोई परफेक्ट नंबर होगा। जब कोई परफेक्ट नंबर होता है ना, जैसे 25, 26, 30, 40, तो ये सब आपका रेशियो डाटा आ जाता है। ये सब क्या हो जाता है? रेशियो डाटा। अगेन इनकम लीजिए, अगर आपने किसी को पूछा कि अपना इनकम बताइए, हालांकि किसी को इनकम पूछना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान अक्सर अपने इनकम छुपाता है और ऐसे इनकम पूछना उचित भी नहीं होता है। लेट्स से अगर आपने अपने क्वेश्चन में लोगों से सीधा उनका इनकम पूछा है, तो किसी ने बता दिया मेरा इनकम 5 लाख है, अगेन ये आपका रेशियो डाटा है। देखो रेशियो डाटा में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, यस, कोई एक वैल्यू ले लेता है, तो इनकम इज अ रेशियो डाटा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन मैंने इनकम पूछा है और यहाँ पर मैंने लोगों को स्लैब दे दिया है, मैंने लोगों को स्लैब दे दिया है, यस। स्लैब में आप देखोगे तो 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 3 to 5, 5 to 10 एंड अबाउट 10 लाख। तो अगर जब मैं इनकम रुपीज में पूछूं तो ये रेशियो हो गया, लेकिन अगर मैं इनकम स्लैब में पूछूं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका अगेन ऑर्डिनल डेटा है, क्योंकि बिलो 1 लाख रैंक 1, मतलब ये नीचे आएगा, 1 to 3 ऊपर आएगा सेकंड, 3 to 5 तो आपका थर्ड पे आएगा, 5 to 10 आपका फोर्थ पे आएगा। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। तो जब डेटा के अंदर हायरार्की आ जाता है तो वो आपका ऑर्डिनल डेटा होता है, वहां पे रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मैंने अलग तरीके से पूछा करके, ये हो गया ऑर्डिनल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका हो गया रेशियो। तो जब आप क्वेश्चनर बनाते हो तो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे अपना क्वेश्चन बनाते हो कि मुझे क्या इनकम को अगर मुझे रेशियो डेटा में मेजर करना है या मुझे ऑर्डिनल डेटा में मेजर करना है, वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ले लो। मैंने अगर आपको सवाल पूछा कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द टीचिंग ऑफ मिस्टर एक्स, आपका कोई फैकल्टी है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो। मैं आपकी फीलिंग्स और ओपिनियन जान रहा हूँ कि आपकी फीलिंग और ओपिनियन क्या है। अब यहाँ पर देखो 1 इज वेरी डिससेटिस्फाइड और 5 इज वेरी, एक्चुअली ये यहाँ पर वेरी सेटिस्फाइड होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसको समझ लीजिए। तो 1 होगा वेरी डिससेटिस्फाइड और 5 होगा वेरी वेरी सेटिस्फाइड। इनफैक्ट यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, अगेन यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यस, 1, 2, 3, 4, 5। अभी हालांकि लाइकर्ट स्केल को लेकर के बहुत विवाद भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं लाइकर्ट स्केल ये ऑर्डिनल डेटा है, कुछ लोग बोलते हैं इंटरवल डेटा है, बट अगेन यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, यस, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल डेटा हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ देखते हैं काई स्क्वायर के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका डेटा नॉमिनल स्केल पे मेजर्ड है या ऑर्डिनल स्केल पे मेजर्ड है तो ही जाके आप वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे। अब काई स्क्वायर टेस्ट को बोलते हैं पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसको आज से 122 साल पहले सन 1900 में ये स्टैटिस्टिक्स को दिया था। अब काई स्क्वायर को अगर आपको समझना है तो आपको कोरिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। याद कीजिए, अगर लेट्स से आपके पास कोई 2 वेरिएबल है, हाइट और वेट, आपको जानना है कि हाइट और वेट में किस तरह का रिलेशनशिप है, तो वहां पर आप कार्ल पियर्सन द्वारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाते थे और आप आर की वैल्यू निकालते थे। आपको पता है कि जो आर की वैल्यू है इट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1। -1 बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आर की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई, इट मींस नो रिलेशनशिप। अभी ये जो काई स्क्वायर, ये जो मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, इसको भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। लेकिन ले लीजिए, आप ले लीजिए 2 वेरिएबल हाइट और वेट। अब हाइट और वेट ये दोनों मेट्रिक डेटा है। हाइट 0 से शुरू होता है, वेट भी 0 हो सकता है, यस। सो हाइट और वेट ये आपका मेट्रिक डेटा है। तो अगर आपका 2 डेटा अगर मेट्रिक हुआ तो वहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगता है, लेकिन अगर आपका डेटा नॉन मेट्रिक हुआ, कैटेगोरिकल हुआ, तो वहां पर काई स्क्वायर लगता है। अब इसको पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, यस। जब मैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलूं तो यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं है। आपको जैसे मालूम है कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं, जब assumptions फुलफिल होते हैं। जैसे पहला assumption है कि द डेटा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। पहला assumption है पैरामेट्रिक टेस्ट का कि जो डेटा सेट है, जब आप उसका हिस्टोग्राम बनाओगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे आना चाहिए, यानी वो बेल कर्व शेप में होना चाहिए। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का assumption नहीं है। अगर आपका डेटा नॉर्मेलिटी के assumption को वायलेट करता है तो जाके आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हो, यस। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें कोई assumption नहीं होता है, तो इन शॉर्ट हम इसको assumption फ्री टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, दिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉलोज अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज नोन एज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आप कोई भी डेटा को अगर प्लॉट करो, स्कैटर प्लॉट बनाओ या उसका हिस्टोग्राम बनाओ, तो वो कोई ना कोई शेप ले लेगा, कोई ना कोई आकार ले लेगा। तो ये जो
काई स्क्वायर टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो डेटा होता है काई स्क्वायर में वो एक काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन लेता है एट सर्टेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसको आप फिलहाल ऐसे ही समझिए। अब ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर चेक्स एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। काई स्क्वायर क्या बताएगा? दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच का अजम्पशन या रिलेशनशिप बताएगा। चलो मैं आपको पीछे एक स्लाइड पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जेंडर देख लीजिए और हाईएस्ट एजुकेशन देख लीजिए। अब जेंडर आपका नॉमिनल स्केल है और हाईएस्ट एजुकेशन आपका ऑर्डिनल स्केल पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर चेक करना है क्या जेंडर और एजुकेशन में कोई रिलेशनशिप है, क्या जेंडर और एजुकेशन में कोई रिलेशनशिप है। अब ये दोनों आपका कैटेगोरिकल डेटा है, तो जब आपका डेटा कैटेगोरिकल हुआ तो वहां पर आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करोगे। तो लेट्स से अगर आपको चेक करना है कि हाईएस्ट एजुकेशन में और ऑक्यूपेशन में कोई रिलेशनशिप है। अब देखो, हाईएस्ट एजुकेशन या आपका ऑर्डिनल, ऑक्यूपेशन आपका नॉमिनल, तो यहां पर भी आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो। यस, तो काई स्क्वायर क्या करता है? दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप या एसोसिएशन बताता है। काई स्क्वायर का एक भाई है जिसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगेन वो कार्ल पियर्सन ने दिया है, लेकिन वो मेट्रिक डेटा पे लगता है, हाइट और वेट, डिमांड एंड प्राइस, ऐसे। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। जो काम कोरिलेशन कोएफिशिएंट करता है फॉर मेट्रिक डेटा, वही काम काई स्क्वायर करता है फॉर नॉन मेट्रिक डेटा, फॉर कैटेगोरिकल डेटा। यस, अब आगे देखना। The test measures the differences between what is observed and what is expected according to an assumed hypothesis. अभी ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या मेजर करता है कि एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता है काई स्क्वायर और मेजर करता है कि एसोसिएशन है कि नहीं है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है डायस होता है, डायस हम जब लूडो खेलते हैं तो डायस का इस्तेमाल करते हैं। अब डायस में 6 साइड्स होता है, 1 2 3 4 5 6, और हम ये मान के चलते हैं कि जो डायस होता है वो अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड माने वो पक्षपात रहित होता है, वो किसी का साइड नहीं लेता है, पक्ष नहीं लेता है। कोई भी डायस फेंकेगा तो जो रैंडमली जो नंबर आएगा वो आएगा। आपको पता है महाभारत में कैरेक्टर था शकुनी, दुर्योधन का मामा, उसके पास एक स्पेशल डाइट, उसके पास एक स्पेशल डायस था, वही, और वो बायस था, मतलब वो जो बोलता था वो आता था। तो अगर आपका पासा आपके बोलने पे चले तो ये बायस्ड हो गया, दूसरों को हरा देगा। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास डायस होता है वो अनबायस्ड होता है। तो लेट्स से अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपके पास डायस है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 2? अगर आप पासा फेंको तो 2 आने की संभावना क्या है? तो 2 आने की संभावना इज 1/6, यानी 6 साइड में एक ही बार 2 है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 6, तो 1/6। अब देखो, the probability of you getting 2 is 1/6 when you throw a dice. अब आप बोलते कि 2 आ जा, लेकिन 2 नहीं आता है, 5 आ गया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 और आ गया 5। ये आपका एक्चुअल डेटा है, दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यस, और 2 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं आया। तो एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इनके बीच में क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्रिपेंसी। काई स्क्वायर वही डिस्क्रिपेंसी को निकाल करके आगे अपना कैलकुलेशन करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको काई स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पर मैंने बोला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलेंगे तो जो आपके पास वैल्यू पड़ा है, जो आपने वैल्यू आपके सामने पड़ा है। एक्सपेक्टेड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाता है जो मैंने नीचे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब मैं एक्सेल में काई स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा तो ये फॉर्मूला हमको काम आएगा वहां पर। यस, ओके। अब मैंने यहाँ पर एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड का एक मैंने प्रॉब्लम आपको दिया है, एक सम्स आपको मैंने दिया है। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है मैंने एक बुक से लिया है, उस बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय जागिया एंड केली। ये सबसे बेहतरीन बुक है जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं। इवन एक लेमैन भी इस बुक की भाषा को बहुत आसानी से समझ सकता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय जागिया एंड केली, मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का नाम लिख दूंगा। ठीक है, अमेजोन वगैरह पे ये बुक आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर एज एंड ब्रांड नेम आर रिलेटेड। एज ग्रुप और ब्रांड नेम मुझे चेक करना है क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, मुझे ये चेक करना है। जाहिर सी बात, अगर कोई मार्केटियर होगा या कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी होगा, उसको ये देखना है क्या एज और ब्रांड नेम में कोई रिलेशनशिप है ताकि वो मार्केटिंग कर पाए।
तो यहाँ पर आप एज ग्रुप को देखिए, अंडर 35 इयर्स और 35 इयर्स और ओल्डर। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ ब्रांड नेम है जैसे रीबॉक, नाइक, एडिडास। यस, तो यहाँ पे लिखा है कि जो अंडर 35 इयर्स में से 174 लोगों ने रीबॉक पसंद किया, 132 लोगों ने नाइक पसंद किया और 90 लोगों ने एडिडास खरीदा। 35 साल या उससे ज्यादा लोगों ने, उसमें से 54 लोगों ने रीबॉक खरीदा, 72 लोगों ने नाइक पसंद किया और 78 लोगों ने एडिडास खरीदा। अब ये आपका ऑब्जर्व डेटा है, एक्चुअल डेटा, रियल टाइम डेटा, दिस इज योर ऑब्जर्व डेटा। अब जो एक्सपेक्टेड डेटा है ई, वो आपको निकालना है। यस, अब वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हम एक्सेल पे चलेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको मोटा मोटी कुछ फॉर्मूला आपको बता दूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। यस, अब ये सम को मैं सीधा एक्सेल पे लेके जाऊंगा तो आप उसको देख लेना। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है कि लेट्स फ्रेम द हाइपोथेसिस। अभी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एज ग्रुप और ब्रांड नेम। अभी आपका जो एज ग्रुप है गाइस, ये आपका ऑर्डिनल डेटा है, क्योंकि अंडर 35 इयर्स, फिर 35 इयर्स एंड ओल्डर ऑर्डर आ गया, पहले 35 साल के नीचे आएगा, बाद में उसके बाद 35 साल के ऊपर आएगा। तो जब डेटा के अंदर ऑर्डर आ जाए, हायरार्की आ जाए, तो वो हो जाता है ऑर्डिनल डेटा। अब एज ग्रुप आपका ऑर्डिनल डेटा है और ब्रांड नेम रीबॉक, नाइकी, एडिडास, ये तो आइडेंटिफायर है, ये तो हो गया नॉमिनल डेटा। तो एज ग्रुप हो गया ऑर्डिनल, ब्रांड नेम हो गया आपका नॉमिनल। तो एक ऑर्डिनल एक नॉमिनल, दोनों कैटेगोरिकल। तो जब आपके पास दो कैटेगोरिकल डेटा हो तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हो। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं, कुछ हाइपोथेसिस वगैरह फ्रेम करते हैं। तो लेट्स फ्रेम द हाइपोथेसिस। अब H0 इज योर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, हम ये मानेंगे कि एज एंड ब्रांड नेम आर इंडिपेंडेंट, मतलब एज और ब्रांड नेम नाइक, एडिडास, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एज के हिसाब से लोग ब्रांड पसंद नहीं करते हैं। ये नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कभी भी एक वर्ड होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप मींस इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग है। बट लेकिन अगर आप काई स्क्वायर का नल हाइपोथेसिस देखोगे तो वहां पे इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया जाता है। आप ऑल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एज एंड ब्रांड नेम हैव नो कोरिलेशन या नो रिलेशन। कोरिलेशन मत यूज करना वर्ड, नो रिलेशन अब बताओ। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H1। इसमें क्या बोला गया रहेगा कि एज एंड ब्रांड नेम आर डिपेंडेंट, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो आपका ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, या अगर आपका नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हुआ, आप अगर इसको एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको दी रहेगी, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन O माइनस ई द होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो जो ई का वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के अंदर, उसको कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल, मतलब रो का टोटल, कॉलम का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। अभी मैं जब सम्स करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना। फिर यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले लीजिए। अभी देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज ऑलवेज n-1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज n-1। बट अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है। एज ग्रुप में देयर आर 2 कैटेगरीज, ब्रांड नेम में देयर आर 3 कैटेगरीज। तो ये देखो, ये आपका जो एज ग्रुप है ये रो में आया है। सो आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है। तो रो आपके पास कितना है, 2। एज में खाली 2 रो है, सो 2-1 और कॉलम कितना आपके पास, कॉलम देखिए, रीबॉक एक कॉलम, नाइक एक कॉलम, एडिडास एक कॉलम। सो 2-1 मल्टीप्लाई बाय 3-1। सो 2-1 कितना होगा 1 और 3-1 कितना होगा 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। मतलब अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो उसका आंसर कितना आएगा 2। यस, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मतलब यहाँ पे R के जगह पे आप 2 लिखिए, C के जगह पे 3 लिखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेगा 2। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूं और मैं एक सम सॉल्व आपको करके दिखाता हूं। अभी ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पीपीटी पे मेरे दिखाया था। यस, ब्रांड नेम, एज ग्रुप, ये सब। अब ये जो डेटा है ये आपको ऑब्जर्व डेटा है। अब इस ऑब्जर्व डेटा में से मुझे एक्सपेक्टेड डेटा निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। या उसको कॉपी करने के पहले यहाँ पे टोटल निकालता हूं, क्योंकि वो मुझे टोटल लगेगा। यहाँ पे टोटल और मैं यहाँ पे टोटल निकालता हूँ। जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, सम, और मैं इसको यहाँ से जाके
प्लस करता हूं, ब्रैकेट क्लोज ऐसे, और इसी को मैं ड्रैग एंड पुल करता हूं। यस, तो ये जो हो गया ये कॉलम का टोटल हो गया, ये जो हो गया ये कॉलम का टोटल हो गया। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, मुझे रो के भी टोटल लेने हैं। तो यहाँ पे अगेन वो फॉर्मूला लगाऊंगा सम, और मैं यहां से लेके इसको यहां मैं, यस, तो ये 396 हो गया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड पुल करूंगा। सो ये हो गया, ये हो गया आपका 396 हो गया आपका रो का टोटल, ये हो गया आपका कॉलम का टोटल, और ये आपका हो गया ग्रैंड टोटल। तो 600 आपका क्या है, ये आपका ग्रैंड टोटल है। अब ये सब वैल्यू को लेकर के मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो मैं काम करता हूं कि मैं ये चीज को कॉपी करता हूं, यस, अगेन कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल वी, अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अगेन इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला देखना, मतलब ये हो गया रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। यस, ये हो गया रो टोटल, ये हो गया आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आप बैक जाके देख लेना, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल बोलेंगे तो ओवरऑल टोटल। तो पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू रो टोटल, ये मेरा रो टोटल है, सॉरी ये रो टोटल नहीं है, एक सेकेंड, ये मेरा रो टोटल है, मल्टीप्लाई बाय ये मेरा कॉलम टोटल है, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा ग्रैंड टोटल, और मैं एंटर प्रेस करूं तो ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये 174 मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह हम लोग नाइक के लिए निकालते हैं, इक्वल टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ये आपका ग्रैंड टोटल। इसको मैं एंटर करूं तो ये वैल्यू आ गया। अब ऐसे एडिडास के लिए निकालो, अगेन इक्वल टू, ये मेरा हो गया रो टोटल, एक सेकेंड मैंने ये गलती कर दिया, मिस्टेक हो गया कुछ, लेट मी गो अगेन बैक, चेक इट, मैंने बराबर किया। यस, नाइक के लिए निकालते हैं, नाइक का रो टोटल ये रहा, नाइक का रो टोटल ये रहा, मल्टीप्लाई बाय आपका कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, एंटर, ये 69 आना चाहिए। यस, अगेन एडिडास का रो टोटल कितना है, एडिडास का सॉरी एक सेकेंड कुछ गलती किया है, हाँ एडिडास का ये रहा मेरा, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है क्या इस पे, ओके, एडिडास का ये टोटल, मतलब एडिडास का ये आ जाएगा रो टोटल, एक सेकेंड मुझे जरा सोचने दीजिए, एक सेकेंड, तो ये हो गया ये रो टोटल, हाँ यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए। अब नाइक के लिए निकालिए, नाइक का मेरा रो टोटल क्या होगा, नाइक का भी मेरा रो टोटल यही होगा, मल्टीप्लाई बाय मेरा कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। हाँ पहले मैंने सही किया था, कुछ मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, जस्ट बेयर विथ मी। अगेन मेरा ये हो गया मेरा एडिडास का रो टोटल मल्टीप्लाई बाय ये हो गया उसका कॉलम टोटल डिवाइड बाय ये ग्रैंड टोटल। यस, होता है कभी कभार हम भूल जाते हैं। यस, अगेन इक्वल टू मेरा रो टोटल क्या होगा 35, ये मेरा हो गया रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ये मेरा ग्रैंड टोटल। यस, ओके, अगेन मैंने मिस्टेक कर दिया, सो ये मेरा रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, सॉरी ये कॉलम उल्टा भी कर सकते हो आप, डिवाइड बाय ये, एंटर। यस, सिमिलरली इधर रो टोटल कॉलम टोटल वो इंटरचेंज कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे ये रहा मेरा रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय 600, ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे यहाँ पर निकालो आप, एडिडास के लिए इज इक्वल टू रो टोटल, ये रहा रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, ये रहा एडिडास का कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, इसको एंटर कीजिए। अब देखो ये जो टोटल है ना, ये टोटल ये सेम आना चाहिए इसके लिए भी, तो जरा चेक करते हैं, आइए SUM सम, और मैं इसको यहाँ पे करूँ,
ब्रैकेट क्लोज। देखो ये टोटल सेम आना चाहिए और इसको मैं यहाँ पे पुल करूं, यस ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूं। अब ऐसे इसका टोटल चेक कीजिए, टोटल कभी भी सेम आना चाहिए, इतना आप ध्यान रखना। अगर टोटल नहीं आया तो कुछ मिस्टेक है। हाँ देखो ये 396 है, ये भी 396 है, और इसको आप देखिए तो आप देखोगे टोटल दोनों में सेम है, लेकिन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में काफी चेंजेस है। आइए अब थोड़ा सा एक्सेल में ही सीखते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू CHI, ये आपको दिखता है ये इसको आप डबल क्लिक कीजिए, काई SQ डॉट टेस्ट, इसको मैंने डबल क्लिक किया। अब ये बोल रहा है एक्चुअल रेंज कॉमा एक्सपेक्टेड रेंज, तो ये मेरा एक्चुअल रेंज है, ये मेरा एक्चुअल रेंज है, कॉमा एक्सपेक्टेड रेंज मेरा कितना है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंज है, टोटल मत लेना, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा आ गया P वैल्यू। अब ये P वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर E है, E मतलब 1.28196 E, मतलब ये E माइनस 0.5, मतलब ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन 0.0005। यस चलो मैं यहाँ पे जरा इसको चेक करूं, इसको मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको मैं नंबर में कर सकता हूँ, ठीक है। यस डेसिमल कितना चाहिए मुझे, लेट्स से 3 कर दूं मैं यहाँ पे, ओके। सो ये देखो ये जो मेरा P वैल्यू है इट इज लेस देन 0.05, तो मेरा P वैल्यू, ये एक्चुअली मेरा P वैल्यू है, ये मेरा एक्चुअली क्या है P वैल्यू। अब मेरा P वैल्यू देखो इट इज लेस देन 0.05, अगर मेरा P वैल्यू लेस देन 0.05 है, आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था कि एज एंड ब्रांड आर इंडिपेंडेंट, रिजेक्ट, एज और ब्रांड दोनों डिपेंडेंट है, मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्रांड, इससे ये साबित होता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं मिला। अगर आप यहाँ पर आप फॉर्मूला देखोगे, यस अगर आप जैसे ये फॉर्मूला देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसको कैसे निकालें, इसको भी आप एक्सेल पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये काई स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालना है, काई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर नहीं जो ग्रीक लेटर है वो मुझे चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखिए CHI, ये दिखता है ये आपको, इसको डबल क्लिक कीजिए आप, और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मेरा ये है P वैल्यू, यस, और कॉमा डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है R-1 C-1, तो रो 2 है कॉलम 3 है, अब वो कर लोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, और इसको ब्रैकेट आप क्लोज करो, तो ये मेरा काई स्क्वायर वैल्यू आ गया। अब इसको मुझे चाहिए तो मैं इसको 2 नंबर तक छोड़ देता हूँ, तो मेरा जो काई स्क्वायर का वैल्यू है दैट इज 22.53, और मेरा P वैल्यू इज लेस देन 0.05, इट मींस आई एम रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड आई एम सेइंग दैट age and brand name are dependent, तो मेरा I will go in favor of H1, it means there is a relationship between age and brand name, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये PPT और ये एक्सेल फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो मोटा मोटी इन शॉर्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। काई स्क्वायर बेसिकली रिलेशनशिप चेक करता है बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यस। ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया रहेगा, उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, इस तरह आप निकालोगे, P वैल्यू निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट मींस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्रांड। थैंक यू सो मच। आपका जो भी व्यूज है, कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में आप जाके डालिए। थैंक यू सो मच।